फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर कोएफिशिएंट्स मिलते हैं। लेकिन रियल लाइफ या रियल टाइम सिग्नल्स जो होते हैं वो एनालॉग होते हैं, अपीरियोडिक होते हैं, और अपीरियोडिक सिग्नल्स का फोरियर एनालिसिस या फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करने के लिए हमें कोई ट्रांसफॉर्म चाहिए, क्योंकि फोरियर सीरीज यूज नहीं किया जा सकता सिंस इट इज फॉर पीरियोडिक। तो हमने उसके लिए फिर ये पूरी डेरिवेशन की थी जिसमें हमने पीरियोडिक सिग्नल, अपीरियोडिक सिग्नल को पीरियोडिक बनाया था और टाइम पीरियड हमने अप्रोच करवाया था इन्फिनिटी के लिए, ताकि सिग्नल पीरियोडिक भी रहे और पीरियोडिसिटी की जो कंडीशन है वो भी मीट हो जाए। देन वी हैव फोरियर सीरीज फॉर्मूला जो कि पेयर है, फोरियर सीरीज पेयर है, ट्रांसफॉर्म है। फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स dn होते हैं और कोएफिशिएंट से सिग्नल बनाया जा सकता है और सिग्नल से कोएफिशिएंट्स निकाले जा सकते हैं। दो फॉर्मूले थे हमारे पास, बट इट रिक्वायर्स पीरियड टाइम पीरियड चाहिए था इसके लिए। सो हमने कोएफिशिएंट्स का स्पेक्ट्रम बना लिया था और हमने कहा था कि अगर टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये कोएफिशिएंट्स का जो स्पेक्ट्रम है ये एनवेलप पे डेंस होने लगेगा, क्योंकि जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। जब फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है तो ये एनवेलप बहुत क्लोज कोर्स में सारी फ्रीक्वेंसीज जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगी एंड दे विल बी वेरी क्लोज एंड दे विल बी सो क्लोज कि ये एनवेलप तकरीबन कंटिन्यूस हो जाएगा। जब ये एनवेलप कंटिन्यूस हो जाएगा तो जब हम कोएफिशिएंट्स की हेल्प से सिग्नल निकालते हैं वहां पर कोएफिशिएंट्स की जगह हमको ये जो डिस्क्रीट समेशंस का जो साइन है ये हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इसमें ये डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के लिए है। और अभी हमने ये देखा है कि हमने टाइम पीरियड बढ़ा के इस एनवेलप को या इन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को कंटिन्यूस कर दिया है। तो ये जो फोरियर कोएफिशिएंट से जो सिग्नल लाने का जो फॉर्मूला है, वापस लाने का जो रिट्रीव कराने का या रिकवर करने का जो फॉर्मूला है, उसमें जो समेशन साइन होती है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा फॉर बिग पीरियड्स। जितना पीरियड बढ़ेगा, जितना टाइम पीरियड इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, उतना ही ये समेशन साइन विल बी यूजलेस और इसको हमें इंटीग्रल से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ए पीरियोडिक सिग्नल में टाइम पीरियड है ही इंफिनिटी, टाइम पीरियड है ही वेरी 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 बिग। सो इट मीन्स कि जब यहाँ पे इस इक्वेशन में टाइम पीरियड बहुत इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा इसका फोरियर कोएफिशिएंट्स और समेशन को हमें इंटीग्रल से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ तक हम पहुंच गए थे कि फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल्स दिस इज द फॉरवर्ड या डिस्क्रीट डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसमें हम ये GF इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ GT। जब हम डिस्क्रीट सिग्नल्स को कंटिन्यूस बना दिया है जो हमने अभी किया है तो समेशन साइन इंटीग्रल में चेंज हो गई है और ये फोरियर इंटीग्रल कहलाता है। दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल। ये एरिया अंडर द कर्व है। किसका एरिया अंडर द कर्व है? जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल्स कंटिन्यूस हो गए, जो कोएफिशिएंट्स कंटिन्यूस हो गए उनका ये कोएफिशिएंट्स जो कंटिन्यूस हो गए उनका एरिया अंडर द कर्व है। सो ये तो मैंने रिकैप कर दिया है और ये रिकॉर्ड भी हो गया है, आप इसको दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसमें टाइम डोमेन के सिग्नल से फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल मिलता है, ये स्पेक्ट्रम मिलता है, सिग्नल नहीं स्पेक्ट्रम मिलता है, वो DFT डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म से सिग्नल जब रिकवर करना हो तो वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है। हर सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी डोमेन के सिग्नल को भी या फ्रीक्वेंसी कोएफिशिएंट्स को भी या फोरियर ट्रांसफॉर्म्स को भी मैग्नीट्यूड और फेज से में ब्रेक किया जा सकता है। मैग्नीट्यूड G ओमेगा का मॉड होगा या एब्सोल्यूट होगा और एंगल हम e टू द पावर j ओमेगा में, यानी e टू द पावर j के साथ जो चीज रिप्रेजेंट होगी वो एंगल होगी किसका? इस फोरियर ट्रांसफॉर्म G ऑफ f का, G ऑफ ओमेगा का। अगर G ऑफ f है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड G ऑफ f का आएगा, अगर ये G ओमेगा है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड G ओमेगा का आएगा। और देन द एंगल ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर रियल सिग्नल्स होते हैं तो रियल सिग्नल्स के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं सिग्नल्स का, देन किसी भी, तो उस केस में अगर रियल फंक्शन है, अगर सिग्नल एक रियल सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके देखें, अगर टाइम डोमेन का सिग्नल रियल है ना
तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के सिग्नल के बारे में हम अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कॉम्प्लेक्स आएगा कि वो रियल आएगा, लेकिन अगर टाइम डोमेन में सिग्नल रियल होता है तो फिर g of f and g of minus f are complex conjugates. टाइम डोमेन के सिग्नल को अगर रियल रखा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो भी हमें सिग्नल मिलेगा g of f और g of minus f ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। इसका मकसद क्या है? हम ये वाली जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हम वी डोंट यूज इट। इसका मकसद ये होता है कि जब भी आप सिग्नल यानी सिमेट्री मिलेगी, ये कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है कि अगर नेगेटिव साइड का फोरियर ट्रांसफॉर्म है माइनस एफ का और पॉजिटिव साइड का फोरियर फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यूज का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इन दोनों की मॉड वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगी। दिस विल बी सिमेट्री, मैग्नीट्यूड में सिमेट्री मिलेगी। ये कब हो रहा है? ये जब हो रहा है जब जीटी रियल सिग्नल है। ये वाली जो मॉड की फॉर्म में जो प्रॉपर्टी दी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटी ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को जब किस में ब्रेक करोगे, एंगल में और फेज में, तो जी ऑफ एफ और ये वाला जी ऑफ एफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, स्टार नहीं लगाएंगे हम। और जब हम फेज लेते हैं, जी ऑफ एफ का जो फेज है वो बेसिकली जी ऑफ माइनस एफ का जो फेज है, ये एंगल है, वो थीटा जी माइनस एफ आ जाएगा, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का फेज है वो माइनस थीटा जी एफ आएगा। तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होगी, इसमें हम मैग्नीट्यूड अलग कर लेंगे, फेज अलग कर लेंगे। जब हम मैग्नीट्यूड अलग करेंगे तो चाहे दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का फर्क किस पे पड़ेगा? एंगल पे पड़ेगा। दोनों के एंगल्स एक दूसरे से नेगेटिव होंगे, इनवर्ट ऑफ ईच अदर, नेगेटिव ऑफ ईच अदर। डिड वी डू दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमने किया था। ये एक एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर माइनस एटी यूटी। ठीक है, पहला मेरा सवाल ये है कि e टू द पावर माइनस एटी यूटी का मतलब क्या है? एनीवन? e to the power minus 80 ut का मतलब ये है that this is an exponential which is causal. Exactly, मार्क्स ने सही बताया है, कॉज ने सही बताया है, शमन आप आधी आधी बात कह रहे, सही कह रहे हैं, लेकिन यूटी लगाते ही ये सिग्नल कॉजल हो गया है। सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो कि ऐसे था, लेकिन सिर्फ हमने इस टाइप फंक्शन लगा दिया है, इट मीन्स का इसका नेगेटिव पार्ट खत्म हो गया और अब ये सिर्फ जीरो से ऑनवर्ड्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर इक्वेशन आपको पता है सही इसकी लिमिट्स क्या है, तो जब भी आप इसको इंटीग्रल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक फोरियर ट्रांसफॉर्म इसमें निकाल के दिखा रही हूँ। मैं दोबारा आपसे बात कहूंगी कि आपको ये नहीं निकालना है, लेकिन कहीं अगर इंटीग्रल निकालना पड़ जाए तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इसलिए ये आपको कराया जा रहा है। अदरवाइज आपको जनरली इंटीग्रल्स कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटीग्रेशन नहीं करनी है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस ए पीरियोडिक सिग्नल और ए पीरियोडिक सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलते हैं। सो फॉर्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का e टू द पावर माइनस एटी ut e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी dt। लिमिट्स होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन क्योंकि e टू द पावर माइनस एटी के साथ ut लगा हुआ है, तो इस ut की वजह से हम ut को हटा देंगे और ut की जगह हम लिमिट्स लगा देंगे जीरो से इन्फिनिटी। उसके बाद हम e की पावर में जो बेस है वो सेम है e। सो एक्सपोनेंशियल जो है उसको हम माइनस साइन बाहर निकाल के a प्लस जे ओमेगा टी कर लेंगे। देन वी विल टेक द इंटीग्रल e टू द पावर माइनस जे a प्लस जे ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रल लेंगे तो ये दोबारा रिपीट होगा, लेकिन इसकी जो पावर है वो आपको नीचे डिनोमिनेटर में मिलेगी, माइनस वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। ये इंटीग्रल आ गया इसका और लिमिट्स आ गई हैं जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, अब जब जीरो से इन्फिनिटी आ गई है, जब आप उसमें अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी हाईएस्ट पावर, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मिल जाता है जीरो। जो पहली वाली टर्म है ना, इसका जवाब आएगा जीरो। फिर हम
जब e टू द पावर 0 रखेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो e टू द पावर 0 का जवाब क्या आएगा? 1। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, e टू द पावर 0 का जवाब आ गया 1। तो आखिर में फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया ए 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। नाउ हमें इसका फेज और मैग्नीट्यूड मालूम करना है, क्योंकि जितने आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे ना, वो या तो उसमें आप मैग्नीट्यूड बनाएंगे और फेज बनाएंगे, क्योंकि मॉड्यूलेशन में मैग्नीट्यूड और फेज दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का। इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना पड़ेगा। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं है, प्लीज। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो डिनोमिनेटर में कोई प्लस जे ओमेगा नजर आ रहा है तो उनके ख्याल में ओमेगा अलग है और जे अलग है, लेकिन आप इस बात को याद रखें कि ये सब चीजें डिनोमिनेटर में दी हुई है। दे मस्ट शुड बी इन द न्यूमरेटर ए प्लस जे ओमेगा, ताकि ए वाला पार्ट अलग हो जाए और जे ओमेगा वाला पार्ट अलग हो जाए। लेकिन अभी ए और जे ओमेगा अलग नहीं हो सकते क्योंकि ये दे आर इन द डिनोमिनेटर। तो हम इसको कैसे डील करेंगे? हाउ टू डील विद सच अ केस? वी विल मल्टीप्लाई ए प्लस जे ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ए माइनस जे ओमेगा। तो यू विल गेट, अब आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है ए माइनस जे ओमेगा, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और जे स्क्वायर खुद क्या होता है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ दिस इज, इसमें आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग नजर आ रहे हैं। ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रियल पार्ट है, और माइनस ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट है। और इससे, इस वाले कॉन्सेप्ट से ए वाला पार्ट हम रियल ले सकते हैं और ओमेगा वाला पार्ट हम इमेजिनरी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सही नहीं निकलेगा। सही है। अब मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका होता है? अब सबसे पहले मैंने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, लेकिन मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये होता है दैट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हम दोनों टर्म्स को स्क्वायर कर लेंगे। एज अ मैग्नीट्यूड आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, यू विल गेट दिस पार्ट। तो मैग्नीट्यूड जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके साथ पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। this is how you will get the magnitude. अब फेस कैसे निकलता है? अगर आपको किसी का फेस कैलकुलेट करना है तो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। सबको याद है ये? इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो इसमें, इस वाले फॉर्मूले में ये जो आपने इसको अलग कर लिया था, अभी जो मैंने अभी सॉल्व करके आपको अलग दिया था, इमेजिनरी पार्ट क्या था? माइनस ओमेगा अपॉन
ए स्क्वायर प्लस, और रियल पार्ट क्या था, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, माइनस ओमेगा अपॉन ए बचा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और यू विल गेट ई टू द पावर माइनस जे थीटा होता है ना, ई टू द पावर जे थीटा होता है, तो थीटा का जवाब आएगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन ए, क्योंकि ये माइनस साइन बाहर चला जाएगा, जब ये माइनस साइन बाहर जाएगा तो आपको यहाँ नजर आएगा। ये क्लियर हो गया मैग्नीट्यूड और फेस कैसे निकला है? इज इट क्लियर? So okay, now let's, if you have understood this, let's see के ट्रांसफॉर्म जब हम उसको प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है e टू द पावर माइनस एटी यूटी का कॉजल सिग्नल है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। तो जब हमने इसका ये जो इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, मैग्नीट्यूड को डिनोमिनेटर में कैसे आ गया, मैग्नीट्यूड निकाला है हमने, डिनोमिनेटर में कैसे आ गया? ये तो सॉल्व मैंने यही सॉल्व करना बंद किया और तुम यही जो है वो परेशान हो गए कि ये कैसे आ गया। ये जो मैग्नीट्यूड में जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसके अंदर तो मैंने स्क्वायरिंग की थी, तो ए स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया था। तो एक टर्म जो है ना वो तो कैंसिल हो जाएगी ना, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया था, और इधर भी ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो वो फिर कैंसिल हो गया था ना, एक टर्म कैंसिल हो गई थी स्क्वायर की और एक रह गई थी। सो ये मैग्नीट्यूड है जो भी हमने निकाला है, और जो फेज मैंने निकाला है टेन इनवर्स करके, इसको भी प्लॉट किया गया है। सो मैग्नीट्यूड एंड फेजेस आर प्लॉटेड सेपरेटली। सही है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म सबका एग्जिस्ट नहीं करता, सब सारे सिग्नल्स का। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ए पीरियोडिक सिग्नल्स हैं और ए पीरियोडिक सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के बता दो, तो सारे ए पीरियोडिक सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकल सकता, और उसके लिए जरूरी है कि जो सिग्नल हो वो कन्वर्ज हो रहा हो। सिग्नल कन्वर्ज हो रहा हो मतलब ये कि उसमें फाइनाइटनेस हो। फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि वो किसी एक खास जगह पे जाके जीरो हो रहा हो, या उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो, या उसकी फाइनाइट वैल्यू हो सिग्नल की, एरिया अंडर द कर्व उसका फाइनाइट हो। एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट कैसे होगा? सिग्नल का जब इंटीग्रल लिया जाएगा, जब जिस भी लिमिट पे सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पे तो जनरल लिमिट्स दी है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, तो जो भी आंसर आए एरिया अंडर द कर्व वो लेस देन इनफिनिटी है, इट मींस फाइनाइट वैल्यू है। सिग्नल किसी फाइनाइट प्लेन में या फाइनाइट टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ऐसे सिग्नल्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकल सकते। तो ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, और ये मेरे ख्याल में ओपन है में डिरिचलेट कंडीशन कहलाती है। डिरिचलेट, DIRICHLET, डिरिचलेट कंडीशन, जिसमें इसको फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म की 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे लिए हमें बहुत यूज करनी है मॉड्यूलेशन के चैप्टर में, और सिर्फ समझने के लिए इनके ट्रांसफॉर्म्स कैसे निकाले गए। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लिनियरिटी हो। आपने पढ़ा हुआ लिनियरिटी, स्टेबिलिटी, कॉजालिटी, टाइम वेरिएंट, और क्या पढ़ा होगा आपने, ये चीजें पढ़ी थी ना आप लोगों ने। तो पहले सुपर लिनियरिटी का कैसे आती है कि अगर सुपर इम्पोज किया जाए, सुपरपोज यानी ऐड किया जाए दो सिग्नल्स को स्केल करके, दो सिग्नल्स स्केल भी हो रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा हो रहा है, दोनों का अलग अलग, और उनको ऐड भी किया जा रहा है, तो उनका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाए
तो वो A1 G1 होगा प्लस A2 G2 होगा, यानी वो लिनियरिटी हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी नजर आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का एडिशन होना चाहिए और उनकी स्केलिंग रहनी चाहिए। हाँ, टाइम इनवेरियंस भी था, बिल्कुल सही कह रहा है, बोल रही थी LTI भी था। सो इट मीन्स के स्केलिंग एंड एडिशन, अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिल रहा है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लीनियर है, सिग्नल्स ऐड भी हो रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐड भी हो रहे हैं, और उतनी ही स्केलिंग हुई है जितनी की टाइम डोमेन में हो रही थी। ये पहली प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है। अब मैं दो सिग्नल्स हमें जो आपने शिफ्टिंग स्केलिंग की है, जो लिनियरिटी पढ़ी है, जो इन्वर्जन पढ़ा है, अब हमने कुछ सिग्नल्स को स्टडी किया था, रिव्यू किया था, उनको हमें उसको एनालिसिस में इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं बुक में स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट मैं एनालिसिस उन सिग्नल्स का कर सकती हूँ, या आप उन सिग्नल्स का कर सकते हैं जो कि इनके कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हमें तो ऑन बुक, ऑन पेपर, ऑन एग्जाम हमें तो उनका एनालिसिस करना है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ सिग्नल्स जो कि मैथमेटिकली जिनको लिखा जा सकता है, हमारे पास वो कुछ सिग्नल्स हों, और हम उनके ऊपर, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डायरेक्टली ह्यूमन वॉइस के ऊपर जरा ये मॉड्यूलेशन करके दिखा दो और उसकी मैथ्स इक्वेशन बना के दिखा दो, यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि ह्यूमन वॉइस से कंटिन्यूअस आवाज है, और अगर 2 मिनट के लिए भी एक इंसान बोला है, 1 मिनट के लिए भी बोला है, तो ठीक है, वही पीरियोडिक सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर, ऑन बुक हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसकी इक्वेशन नहीं बना सकते। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें एक दो ऐसे फंक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं, किताब में आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके ऊपर हम सारे एनालिसिस करके देख सकते हैं, और उनकी बेसिस पर हम वो सारा एनालिसिस हम अज्यूम करेंगे कि वॉइस पे या सारी कम्युनिकेशन सिस्टम्स में उसी तरह का एनालिसिस अप्लाई हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें एक दो मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए जो कि हमें यूज कर सकेंगे। सबसे पहला है रेक्ट फंक्शन। इस रेक्ट फंक्शन को पाई भी कहते हैं, ठीक है, पाई ऑफ एक्स, पाई ऑफ टी भी हो सकता है, डिपेंड करता है वाई एक्स एक्सिस पे एक्स है या टी है। तो रेक्ट फंक्शन की डेफिनेशन ये जो किताब में दी हुई है, मैं इसलिए किताब की बता रही हूँ क्योंकि किताब के अगर सवाल करने हैं तो किताब ही की डेफिनेशन से करने हैं। तो जो किताब में रेक्ट फंक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से रेक्ट फंक्शन एक पल्स है जिसका विड्थ 1 है, जिसकी विड्थ 1 है, और विड्थ 1 कैसी है कि माइनस हाफ एक तरफ है और प्लस हाफ एक तरफ है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर ये रेक्ट एक्स है और मैं आपसे कहूँ कि रेक्ट एक्स अपॉन टॉ बनाओ, तो इसके ऊपर आप एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी लगा देंगे। यू ऑल एग्री? पढ़कर आए हैं ना हम ये एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी? ठीक है, तो एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी लग गई, और अगर ये एक्स अपॉन टॉ था तो अब इसकी लिमिट्स हो गई माइनस टॉ ओवर 2 प्लस टॉ ओवर 2। अब ये देखो यहाँ पर एकदम से जो पढ़कर आया ना वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया है। तो जिनको शिफ्टिंग स्केलिंग याद है, अगर वो रेक्ट एक्स से उनको रेक्ट एक्स ओवर टॉ चाहिए होगा तो इस तरह से आ जाएगा, और ये एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आया, स्केलिंग में चेंज सिर्फ एक्स पर आता है, एक्सिस पर आता है। इसी तरह से ट्रायंगुलर फंक्शन, ट्रायंगुलर फंक्शन ट्रायंगल से ये रिप्रेजेंट होता है, ट्रायंगल ऑफ एक्स, ट्रायंगल ऑफ टी। ट्रायंगुलर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द बुक एक सिमेट्रिकल फंक्शन है। सिमेट्रिकल क्योंकि और अक्रॉस वाई एक्सिस में सिमेट्री है, और इसकी विड्थ भी 1 है, माइनस हाफ से हाफ, एम्पलीट्यूड 1 है इसका। अब मुझे पाई एक्स से पाई एक्स ओवर टॉ चाहिए, तो दिस सिग्नल विल बी एक्सपेंडेड, सिग्नल एक्सपेंड हो जाएगा, माइनस टॉ ओवर 2 से टॉ ओवर 2 एक्सपेंड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने दो सिग्नल पढ़ लिए हैं, एक हमने पढ़ लिया रेक्ट सिग्नल और एक हमने पढ़ लिया ट्रायंगुलर सिग्नल, सही। अच्छा, अब ट्रायंगुलर सिग्नल की इक्वेशन भी दी हुई है 1 - 2 mod of x। अगर
नेगेटिव साइड की इक्वेशन में मॉड जब हटाते हैं तो प्लस माइनस एक्स आ जाता है। तो जब आपको नेगेटिव साइड माइनस एक्स की जो इक्वेशन दी हुई है वो बनानी होगी, तो आप यहाँ पे मॉड एक्स हटाकर माइनस एक्स लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1 + 2x। तो 1 + 2x इज द इक्वेशन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द नेगेटिव एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। और जब आप इसमें मॉड हटा के प्लस साइन लगा देंगे, प्लस एक्स यूज करेंगे जो पॉजिटिव एक्सिस का है, तो 1 - 2x इक्वेशन बन जाएगी ऑफ द राइट साइड एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इन्होंने ट्राइंगल की फंक्शन ट्राइंगुलर पल्स की इक्वेशन भी दी हुई है, जिसको ट्राइंगुलर फंक्शन कहते हैं, ट्राइंगुलर पल्स कहते हैं, उसकी इक्वेशन भी दी हुई है। ये इक्वेशन कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही है? -हाफ से हाफ तक। जैसे ही हम हाफ से बाहर जाएंगे इक्वेशन जीरो हो जाएगी, वैल्यू में जीरो हो जाएगी। ओके, सिंक फंक्शन यू ऑल हैव स्टडीड। हम सब ने सिंक फंक्शन कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, किसी लैब वगैरह में पढ़ा होगा। सिंक फंक्शन एक पीरियोडिक एक ऑस्किलेटिंग फंक्शन है जो जिसका डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है। सिंक फंक्शन इज एन ऑस्किलेटिंग फंक्शन जिसका डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है। और सिंक एक्स अगर मुझे सिंपल बताना हो, जैसे सिंक थीटा होता है, तो सिंक थीटा बराबर है साइन थीटा ओवर थीटा। अगर सिंक एक्स है तो वो बराबर है साइन एक्स ओवर एक्स, इसकी डेफिनेशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसलिए क्योंकि जो सिग्नल्स टाइम डोमेन में सिग्नल्स होते हैं, टाइम डोमेन के सिग्नल्स जो हैं वो सिंक फंक्शंस नहीं होते, लेकिन जब उनको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं तो वी गेट सिंक फंक्शन, हमें सिंक फंक्शन मिलने लगता है। इसलिए सिंक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिंक फंक्शन सिर्फ टाइम डोमेन के ही फंक्शन नहीं है, बल्कि जो हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म्स लेंगे सिग्नल्स का, तो हम देखेंगे कि कोई एक दो सिग्नल्स ऐसे हैं जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन आ रहा है। इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक का फंक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, सिंक फंक्शन बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अच्छा, इसके अलावा इसकी जीरो क्रॉसिंग्स होती है, वालेकुम अस्सलाम। जीरो क्रॉसिंग होती है, इट मींस के क्योंकि डिकेइंग फंक्शन है, डिकेइंग एम्पलीट्यूड है, तो ये 0 0 पे क्रॉस करता रहता है आफ्टर पीरियड, आफ्टर एवरी पीरियड। तो पाई पे इसने जीरो क्रॉसिंग की, 2 पाई पे की, 3 पाई पे की। सो आफ्टर एवरी पीरियड इट विल हैव अ क्रॉसिंग एट 0, और ये जीरो क्रॉसिंग कहलाती है। ठीक है, जीरो क्रॉसिंग। सो मल्टीपल्स ऑफ पाई पे इसकी जीरो क्रॉसिंग है। और ये साइन एक्स अपॉन एक्स में जो 1/x है ना, साइन एक्स तो ये डिग्री एंगल है, ये जो सॉरी ये जो डायग्राम में साइन एक्स की है, लेकिन जैसे देखें साइन एक्स अपॉन एक्स में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, तो 0 प्लस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा 1/x साइन साइन सिंक फंक्शन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 0 पे मिलता है। ठीक है, अच्छा अब सुन ले कि इसका इसका पर्पस क्या है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ना, जो एनालिसिस में इस्तेमाल होता है वो होता है पल्सेस। पल्सेस अगर टाइम डोमेन में पल्स है, रेक्टेंगुलर पल्स है, ट्राइंगुलर पल्स है, जो हमने दो चीजें पढ़ी हैं, सबसे ज्यादा एनालिसिस में यही सिग्नल इस्तेमाल होते हैं। तो इनका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के बेसिस पर अपने सिस्टम्स की एनालिसिस को स्टैब्लिश करेंगे। सो हमने दो सिग्नल्स पढ़े हैं, रेक्टेंगुलर पल्स, ट्रायंगुलर पल्स, एंड वी शुड नो दी फोरियर ट्रांसफॉर्म। हमें इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 या 4 टोटल फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए अगर आप ऑन कैंपस पेपर देने आ रहे हैं। ठीक है, वो लिनियरिटी और ये शिफ्टिंग और स्केलिंग तो याद होने चाहिए, पता है, प्रॉपर्टीज तो याद होनी चाहिए, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको 2 से 3 याद होने चाहिए। उनमें 2 फोरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर पल्स के और ट्रायंगुलर पल्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं या जो एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं या जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन की दी जाती है ज्यादातर रेक्टेंगुलर पल्स और ट्रायंगुलर पल्स की दी जाती है। ठीक है, सो लेट्स से यू हैव अ सिग्नल पाई टी ओवर टॉप। पाई का मतलब यह है कि ये एक रेक्ट फंक्शन है, टी ओवर टॉप, पाई टी ओवर टॉप। सो दिस इज अ फंक्शन, ये हम स्टडी कर चुके हैं कि टी ओवर टॉप अगर पाई टी अगर हमें पता है तो टी ओवर टॉप क्या हो जाएगा, -τ/2 से τ/2। ये अभी मैंने आपको रेक्टेंगुलर पल्स में दिखाया था करके कि कैसे आया, ये स्केलिंग से आया है, एक्सपेंशन करके आया है। ठीक है, अब जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे
तो आप ये देखेंगे, आप में ये नीचे तो आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, अभी करके बता देती हूँ, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका सिंक आ रहा है। एक टाइम डोमेन का रेक्ट फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक दे रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिंक फंक्शन आप कैसे काम करता है आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में सिंक फंक्शन बहुत दफा आपको एनकाउंटर होगा, बहुत दफा मिलेगा। तो इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला, सिग्नल पाई टी ओवर टॉ ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी फॉर्मूला लगा दिया फोरियर ट्रांसफॉर्म का। पाई खुद कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस टॉ ओवर 2 से टॉ ओवर 2 तक, तो लिमिट्स हो जाएंगी माइनस टॉ ओवर 2 से टॉ ओवर 2 तक। इन लिमिट्स में पाई की अपने एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1, वो हमने नहीं दिखाई है, इट्स अंडरस्टूड के 1 है। तो पाई ओवर 2 की जगह हमने क्या किया, हटा के उसकी लिमिट्स लगा दी, और पाई टी ओवर टॉ की जो, सॉरी टी ओवर 2 कह रही थी, टी ओवर टॉ के जो एम्पलीट्यूड है 1 है वो हमने दिखा दिया। अब आप इसका इंटीग्रल ले लें, इंटीग्रल जब आप लेंगे तो इंटीग्रल आएगा e टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी, और नीचे आ जाएगा ये जो पूरी वैल्यू है माइनस जे 2 पाई एफ। ठीक है, उसके बाद यू विल अप्लाई द लिमिट्स टॉ ओवर 2 एंड माइनस टॉ ओवर 2, साथ में माइनस साइन भी नीचे आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, माइनस जे 2 पाई एफ पूरा नीचे आ जाएगा, और साथ में ये माइनस e टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी आ जाएगा। अब हम e टू द पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी में दोनों लिमिट्स लगा देंगे, टॉ ओवर 2 एंड टॉ ओवर 2। जब टॉ ओवर 2 की लिमिट्स लगाएंगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा सिर्फ e टू द पावर माइनस जे पाई एफ टॉ, टॉ ओवर 2 डालने से। और जब माइनस टॉ ओवर 2 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा e टू द पावर जे पाई एफ टॉ। ये तो दो टर्म्स हमें मिल गई, और साथ में बाहर ये माइनस 1 अपॉन जे 2 पाई एफ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन की वजह से। अगर मैं इनको शफल कर दूं, माइनस साइन को अंदर ले लूं, तो ये अंदर वाली टर्म प्लस हो जाएगी, और जो बाहर वाली प्लस टर्म है ये माइनस हो जाएगी। लेकिन साथ में ये इक्वेशन बन जाएगी e टू द पावर, ये इक्वेशन अगर मैं माइनस साइन अंदर ले लूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी e टू द पावर जे थीटा माइनस e टू द पावर माइनस जे थीटा, अगर ये टर्म्स एक्सचेंज हो गई। और नीचे अगर मैं जे 2j अलग कर लूं, साथ में इसकी ना पाई एफ अलग कर लूं और 2j अलग कर लूं, तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। एक मिनट जरा